आज मैं आपको कार्य प्रणाली बताऊंगा कार्नो इंजन की। ये जो कार्नो इंजन है, ये कार्नो इंजन वैज्ञानिक कारणों की एक कल्पना है। इसने सामान्य स्थिति में जो इंजन होता है उसकी दक्षता बहुत कम होती है, तो इसकी दक्षता बढ़ाने के लिए कार्नो इंजन ने कुछ कल्पनाएं की थी। इस कार्नो इंजन में जो प्रक्रम होता है, जो प्रक्रियाएं होती हैं, उन प्रक्रियाओं के बाद इंजन में जो कार्यकारी पदार्थ है वो वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाता है, इसलिए इसको कार्नो चक्र कहा जाता है। इस कार्नो चक्र में 4 परिवर्तन होते हैं। इन 4 परिवर्तनों में 2 समतापी परिवर्तन होते हैं और 2 रुद्धोष्म परिवर्तन होते हैं। जो 2 समतापी परिवर्तन हैं उसमें एक समतापी प्रसार और एक समतापी संकुचन, और इसी तरह रुद्धोष्म जो परिवर्तन है उसमें एक रुद्धोष्म प्रसार, एक रुद्धोष्म संकुचन। तो अगर कोई कार्यकारी पदार्थ आदर्श कार्नो इंजन के अंदर है तो उसमें 4 परिवर्तन करवाए जाते हैं। इन चारों प्रक्रियाओं के बाद निकाय यहाँ 1 नंबर से शुरुआत होता है, 1 नंबर से 2 में जाता है, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 से वापस 1। तो 1 में तो समतापी प्रसार करवाया जाता है, फिर रुद्धोष्म प्रसार करवाया जाता है, फिर रुद्धोष्म संकुचन करवाया जाता है, फिर समतापी संकुचन करवाया जाता है। इन 4 प्रक्रमों के बाद इस तरह निकाय अपनी मूल अवस्था में लौट आता है, इसलिए इसको कार्नो चक्र कहा जाता है। हम कार्नो चक्र की दक्षता ज्ञात करने के लिए या कार्नो इंजन की दक्षता ज्ञात करने के लिए हम इस प्रत्येक चक्र में या प्रत्येक प्रक्रम में या संपूर्ण चक्र में किए गए कार्य का मान ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सिलेंडर में कार्यकारी पदार्थ को लेते हैं और कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम आदर्श गैस की कल्पना करते हैं। वो कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर को सबसे पहले स्रोत पर रखा जाता है। स्रोत का ताप है T1 और स्रोत की दक्षता होती है अनंत। जब स्रोत पर कार्यकारी पदार्थ को रखा जाएगा तो कार्यकारी पदार्थ स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करेगा और कार्यकारी पदार्थ में आयतन में परिवर्तन होगा या उसके आयतन में प्रसार होगा। अब चूंकि स्रोत की दक्षता अनंत है तो इस स्रोत से चाहे कितनी भी ऊष्मा निकाय ले उसकी दक्षता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसकी क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस स्थिति में स्रोत पर कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर को इतनी देर रखते हैं कि उसकी अवस्था यहाँ P1 V1 T1 से P2 V2 T1 पर पहुँच जाए, यानी कि निकाय अवस्था 1 से 2 पर पहुँच जाए। प्रारंभिक अवस्था हमने मान ली P1 V1 T1। अब उसका प्रसार किया जाता है। जब प्रसार किया जाएगा तो जो कार्यकारी पदार्थ है वो स्रोत के ताप पर ही रहेगा T1, तो उसका ताप नियत रहेगा और उसका आयतन बढ़ जाएगा और दाब कम हो जाएगा। और ऐसा तब तक करवाते हैं जब तक निकाय अवस्था 2 में पहुंच जाता है। यहाँ अवस्था 2 तक पहुंचने में निकाय द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। किया गया कार्य होता है PdV। अब ये जो PdV है, इस PdV में P का मान हम PV = RT से रख देते हैं। चूँकि यह प्रक्रिया T1 ताप पर होती है इसलिए PV = RT1 और P = RT1/V। तो हम P का मान रखेंगे RT1/V, तो ये किया गया कार्य हमको मिल जाएगा। किया गया कार्य उतना ही होगा जितना निकाय ऊष्मा ग्रहण करता है, यानी कि Q1 और W1 एक ही राशि होंगी। तो हम आगे इस समाकलन को हल करेंगे तो हमारे पास Q1 का मान आ जाएगा RT1 log E V2/V1 और log 10 में बदलेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा जो प्रक्रम है वो है रुद्धोष्म प्रसार। इस रुद्धोष्म प्रसार के लिए अब स्रोत से कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर को उठा करके स्टैंड पर रखते हैं। अब चूंकि स्टैंड की सारी भुजाएं कुछ अलग हैं और कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर का तल सुचालक है,
जिसके नीचे अब कुचालक लगा जाता है तो कार्यकारी पदार्थ युक्त सिलेंडर की सारी भुजाएं कुचालक हो जाती है, तो इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान बंद हो जाता है। तो जो भी प्रसार होगा वो रुद्धोष्म प्रसार होगा। अब इस निकाय को स्टैंड पर रख करके स्वतः प्रसरित होने देते हैं, और जब तक प्रसरित करवाते हैं जब तक कि निकाय अवस्था 3 यानी कि P3 V3 T2 पर ना पहुंच जाए। अब उसका दाब भी बदलेगा, आयतन भी बदलेगा और ताप भी बदलेगा। इस स्थिति में जो प्रसार होता है रुद्धोष्म प्रसार है, रुद्धोष्म परिवर्तन है। तो अब हम PV = RT की जगह हम किया गया कार्य जब ज्ञात करेंगे, इस किए गए कार्य में हम PV की पावर गामा = कांस्टेंट, जो कि रुद्धोष्म प्रसार के लिए फॉर्मूला होता है, वहाँ से हम P का मान निकालेंगे, और वो P का मान K/V की पावर गामा रख करके अगर हम उसको सोल्व करें तो ये सारी चीज़ें हमारे पास किया गया कार्य आ जाएगा। और ये किया गया कार्य W2 होगा, और ये W2 कार्यकारी पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होगा। और इसका हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये W2 का मान R/गामा -1 T1 - T2 प्राप्त होता है। इसी तरह अब सिलेंडर को उठाकर हम सिंक पर रखते हैं। अब सिंक की विशेषता क्या है कि इसमें कितनी ही ऊष्मा आ जाए, इसके क्षमता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये समस्त ऊष्मा को ग्रहण कर लेता है। सिंक का ताप है T2। तो जब सिलेंडर को सिंक पर रखेंगे और पिस्टन को दबाएंगे तो दाब बढ़ेगा, आयतन घटेगा, ताप भी बढ़ना चाहिए, लेकिन जितनी भी ऊष्मा होगी ताप के रूप में सारी सिंक में चली जाएगी। तो ये जो भी परिवर्तन होगा यह समतापी परिवर्तन होगा। इस समतापी परिवर्तन में किया गया कार्य हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने पहले समतापी प्रसार में निकाला था। यहाँ समतापी संकुचन होगा तो वही PdV किया गया कार्य हम निकालेंगे, और PdV में P का मान वही RT/V से, R यहाँ ताप T2 होगा तो RT2/V रखते हैं। तो RT2/V रखेंगे तो हमारे पास किया गया कार्य आ जाएगा W3 या Q3 RT2 log V3/V4। अब जो चौथा प्रक्रम बचा, उत्क्रमणीय रुद्धोष्म परिवर्तन। इस चौथे परिवर्तन में सिलेंडर को उठाकर अब स्टैंड पर रखा जाता है। तो अब सिलेंडर का जो संपूर्ण भाग है वो स्टैंड की वजह से कुचालक हो जाता है, और अब इस पर दाब बढ़ाया जाता है। दाब बढ़ाएंगे, आयतन कम होगा। अब इसमें सिंक की तरह ऊष्मा का चालन नहीं होगा, अब ऊष्मा अंदर ही रहेगी, तो निकाय का ताप बढ़ेगा। तो इस स्थिति में तब तक दाब बढ़ाते रहते हैं जब तक कि निकाय अपनी मूल अवस्था यानी कि अवस्था 1 जहाँ से निकाय प्रारंभ हुआ था, मूल अवस्था में न लौट आए। यानी कि अब जो स्थिति आ जाएगी वापस निकाय अवस्था में पहुंच जाएगा P1 V1 T1 की स्थिति में। जहाँ से स्टार्ट हुआ नंबर 4 से वो है P4 V4 T2, और अब पहुंचेगा P1 V1 T1 में। और इस प्रक्रम में जो किया गया कार्य होगा वो हम उसी तरह निकालेंगे जैसे रुद्धोष्म प्रसार में निकाला था, और रुद्धोष्म प्रसार में जो कार्य निकालेंगे वो W4 होगा। उसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास किया गया कार्य आ जाएगा W4। अब अगर हम कुल किया गया कार्य निकालें तो ये कुल किया गया कार्य इन चारों कार्यों के योग के बराबर होगा। इन चारों कार्यों को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास ये जो रुद्धोष्म प्रसार में जो किए गए कार्य हैं ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो हमारे पास कुल किया गया कार्य ये बचता है RT1 log V2/V1 माइनस RT2 log V3/V1। अब इसमें एक चीज़ और निकालते हैं कि ये जो बिंदु 2 और 3 जैसा कि वक्र में दिखाया गया है वो एक ही रुद्धोष्म वक्र पर है, और 1 और 4 एक ही रुद्धोष्म वक्र पर है। और एक ही रुद्धोष्म वक्र में आयतनों का अनुपात और रुद्धोष्म प्रसार अनुपात कहलाता है। रुद्धोष्म प्रसार है चूँकि तो इसमें अधिक आयतन अंश में होता है और कम आयतन वाला भाग हर में होता है। तो एक ही रुद्धोष्म प्रसार पर है तो PV की पावर गामा या TV की पावर गामा -1 = कांस्टेंट, ये रुद्धोष्म प्रसार का या रुद्धोष्म परिवर्तन का सूत्र लगेगा इसमें।
तो 2 और 3 एक ही बिंदु पर हैं, तो ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। और यहाँ से अगर हम V3/V2 निकालें तो ये आएगा T1/T2 की पावर 1/γ-1 और V3/V2 यानी कि आयतनों का जो अनुपात है, इस अनुपात को हम रुद्धोष्म प्रसार अनुपात कहते हैं। इसी तरह 4 और 1 ये दोनों बिंदु एक रुद्धोष्म वक्र पर है, तो यहाँ से अगर हम V4/V1 निकालेंगे तो वो भी रो ही आएगा, तो ये भी रुद्धोष्म प्रसार अनुपात कहलाएगा। अब ये जो दोनों रुद्धोष्म प्रसार अनुपात हमारे पास आए हैं, इन दोनों रुद्धोष्म प्रसार अनुपातों को अगर हम बराबर करें, चूँकि बराबर हैं, एक ही चीज़ है, तो V3/V2 = V4/V1 आता है, और यहाँ से हमारे पास V3/V4 = V2/V1 आता है। तो ये मान अगर हम कुल किए गए कार्य में रखें तो हमारे पास ये दोनों राशियाँ जो हैं रो V3/V4 और V2/V1 = रो जो प्राप्त होता है, तो हमारे पास किया गया कार्य RT1 - T2 log V2/V1 प्राप्त होता है। और अगर हम दक्षता निकालें तो दक्षता किया गया कार्य और ली गई ऊष्मा के अनुपात के बराबर होता है, 1 - Q2/Q1 के बराबर होता है। तो अगर हम इसमें जो कुल किया गया कार्य है, इस किए गए कार्य में अगर ली गई ऊष्मा का भाग दें तो हमारे पास ये आयतन से आयतन निरस्त हो जाता है, और हमारे पास ईटा का मान बचता है T1 - T2/T1। लोग वाला भाग कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा लोग V2/V1 और लोग V3/V4 ये कैंसिल होंगे, और हमारे पास ईटा का मान बचेगा 1 - T2/T1। और ये कुछ वैसा ही सूत्र होगा जैसा ऊष्मा के पदों में होता है 1 - Q2/Q1। तो ये हमारे पास जो इंजन की दक्षता है वो ताप के पदों में आ जाती है 1 - T2/T1। अगर रुद्धोष्म प्रसार अनुपात के फॉर्मूले से अगर हम इसमें T2/T1 का मान रो के पदों में या रुद्धोष्म प्रसार के अनुपात में लिखें तो ईटा का फॉर्मूला ये भी प्राप्त हो जाता है हमारे पास 1 - 1/ρ-γ-1। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इंजन की दक्षता रुद्धोष्म प्रसार अनुपात के पदों में ज्ञात कीजिए, तो उसका तरीका वही है कि आप ईटा तो उसी तरीके से ज्ञात करेंगे, लास्ट में 1 - T2/T1 जो है, इस T2/T1 की जगह हम रो के पदों में मान रख देते हैं। अब मुख्य है इसके निष्कर्ष। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ईटा का मान आता है 1 - T2/T1 आता है, तो ये चीज़ हमको बताती है कि इंजन की दक्षता ईटा केवल T2/T1 अर्थात स्रोत और सिंक के ताप पर ही निर्भर करती है। कार्यकारी पदार्थ के रूप में कौन सी गैस ली जाती है इस बात पर निर्भर नहीं करती, अर्थात इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। दूसरी चीज़ कि इंजन में स्रोत और सिंक का जो तापांतर है T1 - T2, इस T1 - T2 का मान जितना अधिक होगा उतनी ही दक्षता अधिक होगी, अर्थात दक्षता बढ़ाने के लिए इंजन में स्रोत और सिंक के ताप का अंतर बढ़ाना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा अंतर होगा उतनी ही इंजन की दक्षता होगी। यदि सिंक का ताप एक विशेष स्थिति अगर इसमें T2 का मान 0 कर दें तो ईटा का मान 1 हो जाता है, अर्थात 100%। ये बताता है कि अगर सिंक का ताप 0 केल्विन हो तो इंजन की दक्षता 100% हो जाती है, लेकिन सिंक का ताप 0 केल्विन रखना असंभव है। इससे ये स्पष्ट होता है कि किसी भी इंजन की दक्षता 100% या इकाई नहीं हो सकती, हमेशा उससे कम ही होती है। और दक्षता का मान सदैव 100% से कम होगा, क्योंकि T1 सदैव T2 से अधिक होगा। जब T1 T2 से अधिक होगा तो 1 - T2/T1 कोई ना कोई धनात्मक संख्या होगी, तो 1 - T2/T1 तो उसका मान 1 से कम होगा, तो इंजन की जो दक्षता होगी वो 1 से कम होगी। ये था कार्नो इंजन की कार्यप्रणाली और उसकी दक्षता।